एपिसोड 93। बरसात का मौसम। निया अभी भी शौक से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। उसका दिल अभी भी ऊपर नीचे हो रहा था। वो आश्चर्य से बोलती है, जिराज। फॉग उसके लंग्स में चला जाता है, जिसकी वजह से उसे खांसी होने लगती है। नागाल उसकी पीठ थपथपाते हुए बोलता है, तुम्हें अभी भी कोल्ड है? जिराज भी इंसान का रूप ले लेता है। उसके हाथ से निया की कमर पकड़ लेता है और उसे वहां से दूर ले जाते हुए बोलता है, मेरी बॉडी गर्म है, मुझे हक कर लो। नागाल अपनी नजरें नीची कर लेता है और उसके हाथों को देखता है। जिराज का कहना है कि उसकी बॉडी गर्म है, उसे बहुत इफेक्ट कर गया था। वो सोचता है कि काश मेरी भी बॉडी गर्म होती तो मैं भी हर रात निया को अपनी आर्म्स में लेके सोता। अभी भी मौसम गर्म था और निया उसके बॉडी टेम्परेचर को सहन नहीं कर पा रही थी। जब ठंड आएगी तब वो उसे टच भी नहीं करेगी, है ना? निया अपने मुंह पर हाथ रखती है और खांसते हुए बोलती है, नहीं, मुझे सिर्फ लंग्स में खुजली हो रही है। ये सुनकर नागाल को थोड़ी शांति मिलती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सनलाइट के साथ फॉग अंदर आ जाता है और पूरे कमरे का कलर फॉग जैसा हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वर्ल्ड ब्लैक और व्हाइट इंक से रंग गया हो। जिराज बोलता है, आह, भारी बारिश का सीजन आ गया है। निया फॉगी स्काई को देखते हुए बोली, ये भारी बारिश का मौसम क्या होता है? नागाल निया की तरफ जाते हुए मुस्कुराता है। उसके चेहरे से समझ आ रहा था कि वो क्या सोच रहा है। वो बोलता है, हल्की बारिश का मौसम लड़कियों के पीरियड के लिए पीक समय होता है, ये ब्रीडिंग का समय होता है। जिराज को समझ नहीं आ रहा था कि ये स्नेक क्यों हंस रहा है। निया को इस साल ऑलरेडी पीरियड हो चुके हैं, तो वो इस बारिश के सीजन में उसे वापस पीरियड नहीं होंगे, तो उसमें इतना खुश होने की क्या बात है? निया कुछ बोलते बोलते रुक जाती है। नागाल शायद सोच रहा था कि निया को इस बारिश के मौसम में भी पीरियड होंगे, तो वो इस मौसम में भी उसके साथ कॉपुलेट करने की कोशिश करेगा। किसी की मेड बनना ठीक है, लेकिन बच्चे को जन्म देना और एग को पैदा करना, वो इन सब चीजों के लिए अभी तैयार नहीं थी। क्या उसकी ये जवानी अब स्नेक के बच्चों में ही कट जाएगी? उसका फिगर का शेप बिगड़ जाएगा, उसके पूरे फेस पर झाइयां आ जाएंगी। जब वो शुरू में विलेज में आई थी और उसे वहां जो फीमेल्स दिखी थी, अब वो उनके बारे में सोचने लगी। उन फीमेल्स की बॉडी कैसी थी? उनकी बेली उनकी कमर से लटक रही थी। बच्चे को बर्थ देने के बाद वो कैसी दिखेगी? ये सब सोचकर वो घबराने लगती है। ये सब थॉट्स अपने दिमाग से निकालने के लिए वो अपने सर को हाथों से ठोकती है और फिर बोलती है, हैवी रेनी सीजन का मतलब लाइट रेनी सीजन भी होता है? जिराज समझाता है, हाँ, हैवी रेनी सीजन गर्मी और ठंड के बीच का मौसम होता है और लाइट रेनी सीजन ठंड से गर्मी के बीच में होता है। फिर वो निया को देखकर आगे बोलता है, स्टूपिड, तुम ऐसे कौन से छोटे से गांव से हो जो इतना भी नहीं पता? निया उसकी तरफ गुस्से से देखकर बोलती है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। मैं एक फीमेल हूं, मुझे ये सब जानकर क्या करना है? जिराज सर खुजाते हुए बोलता है, हाँ, तुम सही कह रही हो। फिर वो बोलती है, मैं भी मुंह धोकर आती हूँ। वो टूथब्रश और पेस्ट लेकर नदी की तरफ जाती है। नागाल भी उसके पीछे जाता है। जिराज आसमान की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता दिखाई देती है। ये हैवी रेनी सीजन है और अगर ये लोग जल्दी वापस नहीं आए तो इनके लिए परेशानी हो जाएगी। सुबह में नदी का पानी बहुत ठंडा हो जाता है। जब निया अपना फेस धो लेती है तो उसे नदी में एक फिश बास्केट दिखाई देती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर उसे ले आए। लगता है उसे कल से उन्हें रस्सी से बांधना पड़ेगा ताकि उसे अंदर उतरकर बास्केट ना लाना पड़े। फिर उसे पानी के अंदर कुछ लाल रिफ्लेक्शन दिखाई दिया और उसके सर पर भी उसे लाल बाल दिखाई दिए। नागाल पानी के अंदर झांक कर देखते हुए बोलता है, तुम अंदर क्या देख रही हो? निया नागाल की तरफ देखकर बोलती है, तुम्हें पानी से डर नहीं लगता है ना? एपिसोड 94। हर फर्स्ट मील विथ राइस एंड अकम्पनिंग डिशेज। नागाल ये बोलने से पहले थोड़ा हिचकिचाता है। मैं ठंड के मौसम में गहरी नींद में रहता हूं। स्नेक पशु मानव की मोर्टेलिटी की रेट शायद हाइबरनेशन की वजह से ही रहती है।
वो हमेशा से ही देखता आया है कि आधे स्नेक पशु मानव की फीमेल ठंड के मौसम में ही मर जाती हैं। शायद निया को उस लेपर्ड के साथ रहने देने का फैसला ही सही था। निया भी यही सोच रही थी। फिर वो पूछती है, तो तुम्हें यहां पानी ठंडा लगता है? मैं चाहती हूं कि तुम मेरे लिए पानी में जाकर कुछ लेकर आओ। नागाल अपनी पूंछ को पानी में डालता है और उसमें बास्केट को फंसाकर ऊपर ले आता है। फिर बोलता है, यही था ना? निया बोलती है, हाँ, मैं इसी के बारे में बात कर रही थी। वो खुशी से बास्केट ले लेती है और नदी की तरफ इशारा करके बोलती है, यहां ऐसे 4 और हैं। नागाल को वो लेने अंदर नहीं जाना पड़ रहा था। वो बाहर से ही अपनी पूंछ से उन्हें बाहर ले आता था, लेकिन वहां एक बास्केट चपटी थी। निया वो डैमेज्ड बास्केट देखकर दुखी होती है। उसमें भी मछलियां थीं, लेकिन वो पहले ही मर गई थीं। उस बास्केट में से गंदी बदबू आ रही थी। निया दुखी होकर बोलती है, ये डैमेज क्यों हो गई? नागाल को थोड़ी शर्म आ रही थी। कल जब वो यहां आया था तो किसी चीज से टकराया था। क्या ये गलती से टूट गई थी? नागाल बोलता है, निया तुम रो मत, मैं नई बास्केट बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा। निया बोलती है, कोई बात नहीं, मछली पकड़ने के लिए 4 बास्केट ही काफी हैं। फिर निया बाकी बास्केट्स को खोलती है। वो सब फिश से भरी हुई थी। वो रफली आइडिया लगाती है कि ये कल से डबल है। फिर जब वो घर आकर उन्हें निकालती है तो उसे पता चलता है कि ये कल जितनी थी उसकी डबल से भी ज्यादा है। और उसे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उसे जो लॉबस्टर्स पसंद थे वो भी इनके साथ आ गए थे। कुछ ऐसी फिश भी थीं जिनकी बॉडी पूरी नहीं थी। पता नहीं उन्हें कौन खा गया था। शायद अगर वो बास्केट को पानी में रहने देते तो ये मछलियां अभी तक जिंदा रहती। जिराज निया के हाथ से बास्केट लेकर बोलता है, लाओ, ये आज मुझे करने दो। अब तो मुझे ये बहुत अच्छे से आ गया है। तुम जाकर घास पर बैठो। जब खाना तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। निया बोलती है, ठीक है। जिराज जब बाहर निकल जाता है तब निया फायरवुड प्रिपेयर करती है। पहले तो वो बैठकर खाने का इंतजार करती थी, लेकिन उसने कभी जिराज को उसे सर्व नहीं करने दिया है। नागाल ने चुपचाप एक स्टोन बाउल में राइस निकालकर रख दिए थे और फिर वो बैम्बू लेने नदी पर चला जाता है। थोड़ी ही देर में बैम्बू में बन रहे राइस और फिश की खुशबू हवा में फैलने लगी। नागाल ने स्किलफुली बैम्बू को 2 रॉड्स पर पकड़कर रखा था। फिर जब वो पक जाते हैं तो उनका ढक्कन हटाकर निया के पास लाता है और बोलता है, ये लो राइस। उसे देखकर जिराज भी फटाफट चॉपस्टिक निया के हाथ में देकर बोला, ये लो, मैं तुम्हारे लिए फिश लाया हूं। पहले निया चॉपस्टिक्स लेती है, तभी नागाल के अंदर से ठंड निकलती है। फिर वो उससे राइस ले लेती है, बोलती है, मैं फिश और राइस साथ में खाऊंगी। पशु मानव ऐसे नहीं खाते हैं। निया को डर था कि वो लोग उसका विश्वास नहीं रखेंगे, इसीलिए वो एक छोटी फिश उठाती है और उसको राइस पर रख देती है और फिर खाना शुरू कर देती है। जैसे ही फिश और राइस उसके मुंह में जाते हैं, उसे इतना अच्छा लगता है जैसे वो अभी रो देगी। आखिरकार जब से वो इस दुनिया में आई है, आज उसे ठीक से खाना मिला है। जिराज बड़ी उत्सुकता से उसे देख रहा था। कुछ देर देखने के बाद वो पूछता है, ये सच में अच्छा टेस्ट करता है? निया बोलती है, ये बहुत टेस्टी है, तुम ट्राई करोगे? राइस को अगर अच्छी डिश के साथ खाओगे तो वो बहुत टेस्टी हो जाएगी। फिर निया नागाल की तरफ देखती है। उसकी आवाज और भी जेंटल हो जाती है। वो बोलती है, तुम भी ट्राई करोगे? जिराज तुरंत ही मना कर देता है, नहीं, वो स्नेक के बनाए हुए खाने को कभी टच नहीं करेगा, खाना तो दूर की बात है। नागाल भी अपना मुंह घुमा लेता है। वो अपने एक्शन से ही निया के सवाल का जवाब दे देता है। निया को लग रहा था कि वो लोग अच्छी चीज मिस कर रहे हैं। वो अपना सर शेक करते हुए बोलती है, ये बहुत दुख की बात है कि तुम लोग इतनी टेस्टी डिश को मना कर रहे हो। एपिसोड 95, चॉपिंग फायरवुड। जैसे ही सूरज ज्यादा चमकना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे कोहरा भी हट जाता है। जिराज एक कुल्हाड़ी लेता है और अपनी कमर पर स्कर्ट से बांध लेता है। वो निया से बोलता है, इस मौसम में बारिश बहुत लंबी चलती है, तो मैं जाकर लकड़ियां काट कर ले आता हूं। निया बोलती है, विलो ब्रांचेस ज्यादा काटना, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूं।
अगर वो साथ में जाएगी तो वो ज्यादा लकड़ी ला सकते हैं। उसने सुना था कि जब भारी बारिश होती है तो वो 3 महीनों तक भी चलती है। उनको लकड़ी तो स्टॉक करके रखना ही चाहिए, ये छोटा काम नहीं है। जिराज मुस्कुराकर बोलता है, जरूर, अगर तुम आना चाहो तो आ सकती हो। वो दोनों बाहर निकलते हैं और नागाल चुपचाप उनका पीछा करता है। निया सेंटर में चल रही थी तो उसे लग रहा था कि दूसरे पशु मानव उसे देख रहे हैं। वो पीछे मुड़कर जिराज को और उसके बाद नागाल को देखती है। उसे लगता है कि अब वो यहाँ की फीमेल से अलग नहीं है। वो तीनों पशु नगर से बाहर निकल जाते हैं और घने जंगल में पहुंच जाते हैं। जिराज अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और लकड़ी काटने लगता है। फिर वो आसपास देखता है और अपनी स्कर्ट निकालकर आधे पशु मानव के रूप में आ जाता है। फिर वो अपनी पूंछ को विलो ब्रांच के आसपास लपेटकर उसे हिलाता है। उसकी वजह से बहुत नॉइज होती है। वहां के पेड़ ज्यादा बड़े नहीं होते थे और उनकी ब्रांचेस भी बहुत होती थी। इसकी वजह से उन्हें काटना ज्यादा आसान रहता था। कई पेड़ों की लकड़ियां तो नीचे भी गिरी होती थी। निया के पास शूज भी नहीं थे। उसके पैर भी मेल्स की तरह स्ट्रांग नहीं थे, इसलिए उसको चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। वो जिराज के पीछे चल रही थी और लकड़ी उठाने में उसकी मदद कर रही थी। साथ साथ में वो लताओं से लकड़ियों को बांध भी रहे थे। जब वो लकड़ी काट रहा था तो निया को बोलता है, तुम दूर खड़ी रहो, नहीं तो तुम्हें लग जाएगी। निया बोलती है, ठीक है। जब जिराज दूसरे पेड़ पर लकड़ी काटने जाता है तब क्या वो उस पेड़ की लकड़ी उठा सकती है? जिराज मजबूर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो उसे कैसे रोके। तभी अचानक उसे कुछ दिखाई देता है। फिर वो उस तरफ इशारा करके निया को बोलता है, निया, वो देखो, उसकी जड़ में कीड़े लगे हैं। तुम जाकर वहां खोदो और खाने के लिए कीड़े लेकर आओ। निया को लगता है कि उसे ठीक से सुनाई नहीं दिया, तो वो दोबारा पूछती है, खाने के लिए कीड़े? वो वहां जाकर देखती है। जिराज कुल्हाड़ी उठाता है और उसकी जड़ पर मारता है। वहां से कुछ उंगली के साइज के सफेद कीड़े बाहर निकलते हैं। जिराज उनमें से एक को उठाता है और निया को देता है। वो बोलता है, देखो, ये कीड़े बहुत पौष्टिक हैं, जल्दी से इसे खा लो, मैं तुम्हें और खोदने में मदद करता हूं। निया चौंक जाती है और थोड़ा पीछे हट जाती है। उसके दिल में चुभन होती है और दर्द होता है। वो अपना हाथ हिलाते हुए बार बार बोलती है, मैं ये नहीं खाऊंगी, इसे मेरे पास मत लाओ। वो देखता है कि निया दुखी हो रही है और वो उस कीड़े को अपने मुंह में ही रखने लगता है। तभी निया जोर से चिल्लाती है, तुम्हें भी ये नहीं खाना चाहिए। वो कीड़ा जिराज के हाथ से निकलने की कोशिश करता है। उसका हाथ उसके मुंह से 5 सेंटीमीटर दूर था। वो कीड़ा थोड़ा सा भी आगे बढ़ता तो उसके होठों से टच हो जाता। निया उसे देखकर थूक गले से उतारती है। उसे लग रहा था कि वो कीड़ा उसके गले में जाकर तड़पेगा, जिससे जिराज को बहुत ही गंदा फील होगा। शायद पशु मानव ये सब चीजें खाते होंगे। निया सिर्फ यही बोल पाती है, मुझे डर लग रहा है। ये सुनकर जिराज उस कीड़े को नीचे फेंककर बोलता है, ठीक है, फिर मैं इसे नहीं खाऊंगा। फिर वो उसको कुचलकर मार देता है। जिराज के पैरों को देखकर निया की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो इमेजिन करती है कि जिराज के पैर के नीचे उसके मांस का ढेर हो गया होगा। ये सोचकर वो और भी डर जाती है। एक बहुत सी लीव्स वाली बड़ी ब्रांच स्काई से नीचे गिरती है। आवाज सुनकर निया ऊपर देखती है। नागाल भी एक पेड़ से लिपटकर निया को देख रहा था। नागाल बोलता है, यहां एग है, तुम खाओगी? पहले तो वो डायरेक्टली उनको उतारने वाला था, लेकिन जब उसने देखा कि निया ने कीड़े खाने से मना कर दिया तो उसे लगा वो शायद ये भी ना खाए। ये दोनों एक ही जैसी चीज हैं, क्या वो खाएगी? निया की आंखें चमक जाती हैं। वो अपना सर ऊपर करती है और जिस पेड़ पर नागाल बैठा था उसी की तरफ जाती है। निया बोलती है, हाँ, ये किसके एग हैं? उसकी आंखों में हिचकिचाहट लगती है। फिर वो बोलती है, छोड़ो, ये किसी और की अमानत है। तुम लोग भी जब शिकार पर जाते हो तो छोटे जानवर को नहीं मारते हो। एपिसोड 96, वर्म्स एंड बर्ड्स एग्स। फिर नागाल एक पत्ता तोड़ता है और उसका कोन बनाता है। उन एग्स को उठाकर वो उस कोन में रख देता है।
निया पेड़ को हिलाकर बोलती है, ए नागाल, उन्हें मत उठाओ। नागाल थोड़ा सा भी हिलता तो वो पेड़ भी हिल जाता है, लेकिन निया उसे थोड़ा सा भी हिला नहीं पाती है। नागाल की आधी बॉडी पेड़ से लिपटी हुई थी। वो अपनी ऊपर की बॉडी नीचे लटकाकर निया के पास आता है। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। नागाल बोलता है, तुम डरो मत, ये छोटे पंखों वाले पक्षी के एग्स हैं। इनमें से जनरली बच्चे नहीं निकलते हैं। ये रोज एक अंडा देते हैं। अगर तुम इसे नहीं भी खाओगी तो ये खुद ही इसे खा जाएंगे। एक अंडा रोज देते हैं? क्या ये चिकन नहीं है? निया ये सोच ही रही थी कि उसे ऊपर से अचानक पंखों की आवाज आती है। वो उस आवाज की तरफ देखती है। उधर एक कलरफुल तीतर उड़कर उस घोंसले की तरफ जा रहा है। वहां पहुंचकर वो नागाल की पूंछ में मारता है। वो छोटे पंख वाला पक्षी चिकन नहीं था जो निया इमेजिन कर रही थी। वो बहुत ऊपर उड़ सकता था, लेकिन उसकी बॉडी हैवी साइड पर थी, तो वो ऐसे हमला करता है जैसे कोई फाइटिंग बुल हो। वो पक्षियों की तरह हल्का नहीं था और ना ही उनकी तरह फ्रीली उड़ सकता था। उसकी ज्यादातर बॉडी ब्राउन कलर की थी और उस पर ब्लू प्रिंट थी। उसकी पूंछ लंबी और पतली थी और वो मोर की तरह रंग बिरंगी थी। उस पक्षी से मार खाने से नागाल गुस्सा हो जाता है। वो अपनी अपर बॉडी ऊपर करता है और उन्हें मारने ही वाला होता है कि उसे निया की आवाज आती है, इसे मत मारो, इसे घर ले चलो, ये हमें अंडे देगा। नागाल मान जाता है और बोलता है, ठीक है। फिर वो अपनी ताकत वापस लाता है। वो नीचे उतरने से पहले जोर से उस पक्षी की गर्दन पकड़ लेता है और उसे भी लता से बांध लेता है। ये पशु मानव बहुत एफिशिएंट होते हैं। नागाल और जिराज को पहाड़ चढ़ने में 15 मिनट भी नहीं लगे। जैसे ही उन लोगों ने लकड़ियों के बंडल बांधकर अपने कंधे पर रखे, वो दोनों दिखाई देना ही बंद हो गए। उसे अब कुछ दिखाई दे रहा था तो सिर्फ चलते हुए लकड़ियों के बंडल। निया अपने हाथों में 10 एग्स लेकर नंगे पैर दर्द सहती हुई जाने लगी। उसने एक मेंटल नोट बना लिया था कि जब भी वो जंगल में जाएगी शूज जरूर पहनेगी, नहीं तो वो माउंटेन में इंटर भी नहीं कर पाएगी। नागाल अपनी पूंछ बाहर निकाल देता है। उसकी आवाज उस बंडल के अंदर से सुनाई दे रही थी। वो बोलता है, इधर आकर मेरे ऊपर बैठ जाओ, तुम मुझे दिखाई नहीं दे रही हो। निया आगे नहीं जाती है और सिर्फ पूछती है, इससे तुम्हें तकलीफ तो नहीं होगी? जिराज उसकी तरफ आकर बोलता है, निया इधर आकर लकड़ी पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारा वजन उठा लूंगा। नागाल आवाज सुनकर निया के आसपास अपनी पूंछ लपेट लेता है और फिर उसकी तरफ रेंगना शुरू कर देता है। निया देखती है कि नागाल का ऑफर किसी भी तरह से खराब नहीं है, इसलिए वो उसे मना नहीं कर सकती। वो बोलती है, कोई बात नहीं जिराज, मैं नागाल की पूंछ पर बैठी हूं। ये सुनकर जिराज उदासी से आगे बढ़ने लगा। वो लोग जितनी लकड़ी लाए थे उसने सेंट्रल रूम का 1/3 हिस्सा घेर लिया था। निया को लग रहा था कि उसने पशु मानव को छोटा बना दिया। उसने अंदाजा लगाया कि स्पीड से ये लोग आधे दिन में सेंट्रल रूम और बेडरूम दोनों लकड़ियों से भर सकते हैं। दरवाजे से किसी मेल की आवाज आती है, छोटी लड़की। निया नीचे बैठकर उस छोटे पंखे वाले पक्षी को देख रही थी। आवाज आते ही वो दरवाजे की तरफ देखने लगती है। ये तो वही ब्राउन बेयर था जिसने कल जिराज से लड़ाई की थी। जब शौर्य ने सुना कि इस फीमेल के पास 2 मेल हैं, तो वो चुप बैठ नहीं पाया। जब उसने देखा कि ये लोग वापस आ गए हैं, तो वो निया के लिए हनी बारबेक्यूड मीट लेकर आया। वो दरवाजे से ही अंदर हाथ करके देते हुए बोला, ये लो, मैं तुम्हारे लिए हनी बारबेक्यूड मीट लेकर आया हूं। निया को पता था कि उस बेयर का यहां आने का मकसद क्या है, इसीलिए वो उसका ऑफर रिजेक्ट करने वाली थी। लेकिन उसने जैसे ही नाम सुना, हनी बारबेक्यूड मीट, उसका फोकस शिफ्ट हो गया। वो बोलती है, हनी बारबेक्यूड मीट? किसी अनजान पक्षी की चमकती हुई गोल्डन थाई दिखती है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। कोई भी मेल ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उनकी फीमेल को दूसरा मेल प्लीज करे, स्पेशली जब उनकी फीमेल टेम्प्टेड दिखे।